एक समय पर भारत का हाल ऐसे था कि वो अपने ही लोगों का पेट भरने में नाकामयाब हो रहा था। जी हाँ, एक वक्त पर भारत पर खाना ना होने की वजह से लगभग 40 लाख लोगों की जान चली गई। ये वो वक्त था जब इंडिया के पास जितना खाना था उससे कहीं ज्यादा उसे खाने वाले लोग थे। लेकिन आज इंडिया दुनिया के 5 सबसे बड़े अनाज उत्पादक देशों में से एक है और अपने यहाँ के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों के लोगों का भी पेट भरता है। लेकिन कैसे लगाई भारत ने ये लंबी छलांग? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में भारत के अन्नदाता बनने का सफर। आजादी के समय भारत की पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ थी, लेकिन फिर भी हम अनाज के लिए दूसरे देशों के मोहताज थे। लेकिन आज इंडिया की पॉपुलेशन 33 करोड़ से लगभग 100 करोड़ ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज हम अपने देश के लोगों का और दूसरे देशों के लोगों का पेट भी आसानी से भर पा रहे हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। दुनिया के कुल राइस एक्सपोर्ट में करीब 45% हिस्सा हमारा है। जहां भारत में यह 1950-51 में 5.08 करोड़ टन अनाज का उत्पादन किया गया था, वहीं आज भारत में 30.86 करोड़ टन अनाज का उत्पादन किया जाता है। यानी कि हमारा देश आज 1950 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इंडिपेंडेंस के बाद एक वक्त ऐसा था जब देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की। लेकिन आज इंडिया के ऊपर कई गरीब देश अनाज के लिए निर्भर है। आज इंडिया 50 से भी ज्यादा देशों को अनाज का एक्सपोर्ट करता है। आज हमारे देश में जितने गेहूं की जरूरत है उससे 30 to 35% ज्यादा गेहूं पैदा कर रहे हैं। धान की पैदावार भी जरूरत से 20 से 25% ज्यादा है। 1 अगस्त 2022 को चावल और गेहूं का स्टॉक 545.97 लाख टन का था और ये 1947 के 2.38 लाख टन का 230 गुना है। आज भारत दूध, जूट और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और गेहूं, चावल, गन्ना और सब्जियों के मामले में दूसरे नंबर पर है। अनाज के भंडार भरे होने का ही ये नतीजा है कि कोरोना पैंडेमिक के टाइम में भी किसी के भूखे मरने की नौबत नहीं आई। आजादी के समय 72% लोग खेती करते थे, इसीलिए जीडीपी में भी कृषि का योगदान 54% था। इसलिए आपको बता दें कि 7 दशकों में इकोनॉमी 100 गुना बढ़ने के साथ आज जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 18.8% है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस देश में अनाज की कमी की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई थी, वो आज अनाज का इतना बड़ा एक्सपोर्टर कैसे बना? आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? चलिए जानते हैं। आज भारत की खेती की जो कंडीशन है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को माना जाता है। और अगर ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुई होती तो भारत की कंडीशन ऐसी नहीं होती जैसे कि आज है। दरअसल भारत का सबसे ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर सेक्टर पर तब गया जब बंगाल फैमिन आया था और इस बंगाल फैमिन में 40 लाख लोगों की मौत सिर्फ भूख के वजह से हुई थी। इसलिए एग्रीकल्चर को विकसित करने का फैसला लिया गया। लेकिन उस वक्त एग्रीकल्चर एरिया को तो एक्सपैंड किया गया, लेकिन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस नहीं दिया, जिसकी वजह से मेहनत तो कुछ ज्यादा ही लगी थी, लेकिन उत्पादन में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं थी। जो भी उत्पादन हो रहा था वो देश के लोगों का पेट भरने के लिए काफी नहीं था। जब भारत की कंडीशन एकदम खराब होने लगी थी तब विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीजों को भारत सरकार ने मंगवाना शुरू कर दिया। इन बीजों से बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता था, इसलिए ये बीज उच्च उत्पादकता किस्में यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के नाम से जाने जाते थे। इन हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीजों के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले 1960 से 63 के दौरान 7 जिलों को चुना गया था जो कि 7 राज्यों में फैले हुए थे। ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया था और इसे नाम दिया गया था इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और अच्छी बात ये थी कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा था। इसी को आधार बनाते हुए यह 1966 से 67 के दौरान फॉर्मली एक क्रांति को स्टार्ट किया गया था और इसी क्रांति का नाम था हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको बता दें कि भारत में इस क्रांति की शुरुआत डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की थी। इस क्रांति के दौरान पारंपरिक बीजों की जगह हाई यील्डिंग वैरायटी वाली बीजों ने ली थी, लेकिन ऐसे में इन्हें न सिर्फ ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती थी बल्कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होते थे। यहाँ तक कि इन्हें सिंचाई के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत थी। इसलिए सरकार ने एग्रीकल्चर के लैंड को एक्सपैंड करने के साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाने लगी। जहाँ पुराने बीजों से इन फसलों को पकने में 130 से 150 दिन लगते थे, वहीं इन हाई यील्डिंग वैरायटी वाली बीजों के इस्तेमाल से फसल के उत्पादन में सिर्फ 100 से 110 दिन लगने लगे थे। और कुछ इस तरह हुई थी ये क्रांति। इस क्रांति की वजह से देश में बहुत फायदे हुए। भारत अनाज उत्पादन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन गया था और गेहूं का उत्पादन यह 1968 में 170 लाख टन तक पहुंच गया। इस क्रांति के जरिए अनाज उत्पादन के साथ साथ
ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई और नहर और कई तरह के अलग अलग सिंचाई के साधनों का विकास हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो मशीनीकरण यानी कि मैकेनाइजेशन के कारण जो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, इसी वजह से देश के गाँव में भी रोजगार के नए नए मौके लोगों को मिलने लगे। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का ही रिजल्ट था कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से लाखों लोग और मजदूर काम की तलाश में पहुंचने लगे थे। इस क्रांति के जरिए खेती सिर्फ लोगों का पेट भरने का साधन नहीं रह गई थी, बल्कि लोगों ने इस क्रांति की वजह से खेती को अपनी कमाई का जरिया भी बना लिया। इसी के साथ इस क्रांति की वजह से देश में काफी सारे राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिले। हरित क्रांति का एक बड़ा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ये हुआ था कि पहले केवल उच्च जातियों के लोगों का राजनीतिक में बोलबाला हुआ करता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद से अब समाज के छोटे तबके के लोगों की भी राजनीतिक में हिस्सेदारी शुरू हो गई। इसी तरह से देश में किसानों के साथ साथ कृषि को भी एक अलग लेवल की पहचान मिली और बस तभी से ही भारत दुनिया में अनाज के बड़े निर्यातक में गिना जाता है। आज सरकार भी देश में किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही आज भारत में कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पिछले 8 साल में इस क्षेत्र में होने वाले निवेश में 56,900 करोड़ रुपीस की बढ़ोतरी हुई है, जहां ईयर 2011-2012 में 35,700 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। वहीं ये ईयर 2018-2019 में बढ़कर 92,600 करोड़ रुपीस का हो गया था। इसके साथ ही खेती को इनकरेज करने के लिए सरकार ने कई किस्म की योजनाएं चलाई थी। चलिए एक नजर डालते हैं इन योजनाओं पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज जहां सारे देश क्लाइमेट चेंजेस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, ऐसे में किसानों के लिए चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसानों की फसल कई बार खराब हो जाती है और इसका भुगतान अकेले किसानों को ही करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए ही सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है। इस योजना के तहत किसानों के फसल का बीमा किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। इस योजना के तहत अगर नेचुरल कैलामिटीज की वजह से फसलों को नुकसान हो जाए तो 72 आवर्स के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी। इसके बाद बीमा कंपनी खेत में जाकर फसल नुकसान का जायजा लेंगी और किसान को बीमा कवरेज का पैसा दे देती है। इस तरह से किसान एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बच जाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। केंद्र सरकार की कृषि सिंचाई योजना में सिंचाई के लिए खेती का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और पानी के सही इस्तेमाल वाली तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दरों पर खेती के लिए लोन दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, साथ ही समय पर लोन उतारने पर सब्सिडी भी दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है जिस पर किसानों को अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है और अपने फसलों की जानकारी देनी होती है। ये पोर्टल इसीलिए बनाया गया है ताकि किसान अपने फसल को डायरेक्ट बेच सके और उन्हें बिचौलियों यानी कि मिडिलमैन से मुक्ति मिले। इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद वो किसान के ऊपर है कि वो जिस भी कीमत पर चाहे, जहां भी चाहे अपने फसल को बेच सकता है। इसके अलावा किसानों के भले के लिए और देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए कई और तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान मानधन योजना जैसी कई और योजनाएं चलाई जा रही है, जो कि किसानों को आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस तरह से भारत में किसानों को और खेती को बहुत महत्व दी जा रही है, जिसके वजह से हमारा देश लगातार कृषि क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।